तो आज की इस गहन चर्चा में हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट है और देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण भी। बिल्कुल, हमारे पास स्रोतों का एक ऐसा स्टैक है जो सीधे तौर पर आज की सबसे बड़ी भू राजनीतिक उथल-पुथल की कहानी कहता है। हाँ, इसमें विकिपीडिया के 2026 अमेरिका ईरान संकट और मध्य पूर्व संकट के विस्तृत अपडेट शामिल हैं। और साथ ही लाल सागर की समुद्री सुरक्षा पर यूरोपीय संसद की एक बहुत अहम रिपोर्ट भी है। और वो जो अकादमिक शोध पत्र ना, द कोरियन जर्नल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज वाला, वो भी है। हाँ, वो बेहद विचारोत्तेजक है। तो हमारा लक्ष्य इन सभी स्रोतों से सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां और गहरे विश्लेषण को निकालना है। सही कहा। लेकिन इस विस्तृत विश्लेषण में गहराई तक जाने से पहले एक बात स्पष्ट करनी बहुत जरूरी है। हाँ, वो निष्पक्षता वाली बात। बिल्कुल, चूंकि आज के हमारे स्रोतों में राजनीतिक रूप से संवेदनशील वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों तरह की सामग्रियां शामिल हैं और अलग-अलग दृष्टिकोण भी दिए गए हैं रूप से प्रस्तुत करना है, ताकि पूरी स्थिति को बेहतर ढंग से समझा जा सके बिना किसी बायस के। क्योंकि फरवरी 2026 आ चुका है और मध्य पूर्व एक बार फिर एक बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, क्या दुनिया सच में एक और विनाशकारी संघर्ष की ओर बढ़ रही है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या परमाणु हथियार किसी देश को युद्ध करने से रोकते हैं या फिर वो उसे और अधिक आक्रामक बना देते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें इतिहास और वर्तमान दोनों के पन्नों में खोजना होगा। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 13 जनवरी 2026 से शुरू हुए तनाव की रूपरेखा पर नजर डालें तो ये सिर्फ दो देशों के बीच की तनातनी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोतों के अनुसार 2025 के अंत से ही ईरान के भीतर एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट चल रहा है और उसके परिणाम स्वरूप एक विशाल विरोध प्रदर्शन। हाँ, और यहाँ जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो किसी भी सरकार की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। वो यूरोपीय खुफिया रिपोर्टों वाले आंकड़े ना? हाँ, यूरोपीय खुफिया रिपोर्टों का अनुमान है कि पूरे ईरान में लगभग 4 करोड़ प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं। 4 करोड़? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। किसी भी देश की आधी आबादी का इस तरह सड़कों पर उतरना सत्ता के लिए एक सीधा अस्तित्व का संकट होता है। और ईरान इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक इस विद्रोह को कुचलने की कोशिश में अब तक 12,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जो ये दिखाता है कि कोई सामान्य आंतरिक अशांति नहीं है। बिल्कुल, और शायद इसी अस्थिरता को भांपते हुए अमेरिका की प्रतिक्रिया भी बेहद आक्रामक हो गई है। हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रूथ सोशल पर एक सीधी धमकी दी है। वो विशाल आर्माडा भेजने वाली बात, सही कहा। ट्रंप ने विशाल आर्माडा भेजने की धमकी दी है और ये सिर्फ कूटनीतिक दबाव बनाने का तरीका नहीं लगता, क्योंकि जमीन पर इसके प्रमाण मौजूद हैं। अमेरिका ने अपने 2 शक्तिशाली सुपर कैरियर्स वहां भेज दिए हैं, यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड। दोनों को मध्य पूर्व में तैनात कर दिया गया है। और लेबनान से अमेरिकी राजनयिकों को भी निकाला जा रहा है। जब दूतावास खाली होने लगे तो समझ लीजिए कि वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकार अब सिर्फ धमकियों तक सीमित नहीं है, सैन्य कार्रवाई के विकल्प मेज पर सबसे ऊपर रखे गए हैं। बिल्कुल, लेकिन इस पूरे सैन्य जमावड़े के बीच ब्रिटेन का रुख एक बहुत ही अप्रत्याशित मोड़ लेकर आता है। हाँ, वो बहुत दिलचस्प पहलू है। ट्रंप प्रशासन ने इस संभावित ईरान अभियान के लिए डिएगो गार्सिया और RAF फेयरफोर्ट जैसे ब्रिटिश एयरबेस का उपयोग करने की योजना बनाई थी, लेकिन यूके ने इसकी अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। दशकों पुराने अटलांटिक गठबंधन के बीच इतनी बड़ी दरार देखना वाकई हैरान करने वाला है। मुझे लगता है ये इनकार सिर्फ एक सैन्य लॉजिस्टिक का मुद्दा नहीं है, यह यूरोप की उस घबराहट को दर्शाता है कि अमेरिका का ये कदम पूरे मध्य पूर्व को आग में झोंक सकता है। और ट्रंप की प्रतिक्रिया भी तुरंत आई। हाँ, उन्होंने तुरंत चागोस द्वीप समझौते से अपना समर्थन वापस ले लिया। कूटनीति का यह स्वरूप दिखाता है कि तनाव की आंच पश्चिमी देशों के आपसी संबंधों को भी बुरी तरह झुलसा रही है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो यह स्पष्ट है कि हम आज जिस स्थिति में हैं वो अचानक पैदा नहीं हुई है। मतलब ये रातों रात नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं, ये एक लंबा डोमिनोज इफेक्ट है। स्रोतों की टाइमलाइन हमें वापस अक्टूबर 2023 के गाजा युद्ध में ले जाती है, जहां से इस पूरी श्रृंखला की शुरुआत होती है। सही कहा। उस युद्ध के झटके जैसे ही महसूस किए गए, यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। यूरोपीय संसद की रिपोर्ट में इसका बहुत विस्तार से जिक्र है।
रिपोर्ट के अनुसार इसका असर इतना भयानक था कि वैश्विक कंटेनर यातायात का 20% सीधा प्रभावित हुआ पूरी दुनिया की सप्लाई चेन लड़खड़ा गई थी और इसी वजह से अमेरिका को ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन शुरू करना पड़ा। और यूरोपीय संघ को भी अपना ऑपरेशन एस्पाइड्स लॉन्च करना पड़ा। लेकिन समुद्री व्यापार की सुरक्षा के लिए नौसेना उतारना एक बात है और भू राजनीतिक नक्शे का बदलना दूसरी बात। डोमिनोज यही नहीं रुके। दिसंबर 2024 में जो सीरिया में हुआ वो एक बहुत बड़ा मोड़ था। बशर अल असद का शासन का पतन। हाँ, दशकों तक सत्ता में रहने के बाद उनका जाना और हयात तहरीर अल शाम यानी HTS का वहाँ कब्जा होना। ये मध्य पूर्व के शक्ति संतुलन में एक बहुत बड़ा भूकंप था और सीरिया का पतन ईरान के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक झटका था। क्योंकि सीरिया हमेशा से ईरान के लिए अपने हथियारों और प्रभाव को लेबनान और भूमध्य सागर तक पहुंचाने का एक मुख्य रास्ता रहा है। असद के जाने से ईरान का वो पूरा प्रॉक्सी नेटवर्क रातों रात बिखरने लगा। और जब एक प्रमुख शक्ति अपना क्षेत्रीय प्रभाव खोने लगती है तो वो अक्सर हताशा में बड़े और जोखिम भरे कदम उठाती है। शायद इसी हताशा और बदलते शक्ति संतुलन का नतीजा था जून 2025 का वो 12 दिवसीय ईरान इजराइल युद्ध। स्रोतों में इस युद्ध के 2 प्रमुख सैन्य ऑपरेशनों का बहुत विस्तार से विश्लेषण किया गया है। इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन और अमेरिका का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। दोनों ऑपरेशनों का मुख्य लक्ष्य ईरान के परमाणु ठिकानों को नेस्त नाबूद करना था। फोर्डो, नतांज और इस्फहान के उन परमाणु केंद्रों पर भारी बंकर बस्टर बम गिराए गए जिन्हें दुनिया में सबसे सुरक्षित माना जाता था। ये सीधे ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं के दिल पर किया गया वार था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ईरान की प्रतिक्रिया थी। उसने कतर में स्थित अमेरिकी सैन्य बेस अल उदीद एयर बेस पर सीधे बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। किसी अमेरिकी सैन्य अड्डे पर सीधा हमला करना एक ऐसी रेड लाइन पार करना है जिससे आमतौर पर देश बचते हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब हम इन आक्रामक हमलों और पलटवार को देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत सवालों के घेरे में आ जाता है। वो कोरियन जर्नल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज का अकादमिक शोध पत्र। बिल्कुल, वो इसी परमाणु असमंजस पर बहुत गहराई से चर्चा करता है। ये पेपर केनेथ वॉल्स और टेड कार्पेंटर द्वारा दिए गए परमाणु प्रसार आशावाद के सिद्धांत को सीधी चुनौती देता है। उस सिद्धांत के अनुसार तो जब देशों के पास परमाणु हथियार होते हैं तो वे युद्ध से कतराते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसका अंजाम सर्वनाश होगा। ये शीत युद्ध का क्लासिक तर्क था। लेकिन इस शोध पत्र का तर्क है कि मध्य पूर्व के संदर्भ में ये सिद्धांत पूरी तरह से विफल हो सकता है। शोध पत्र में दिए गए ऐतिहासिक उदाहरण इस बात को बहुत मजबूती से स्थापित करते हैं। श्रोताओं के लिए यह जानना दिलचस्प होगा कि 1967 के 6 दिवसीय युद्ध के पीछे का एक बड़ा कारण क्या था। मिस्र ने इजराइल के डिमोना परमाणु संयंत्र पर हमले की योजना बनाई थी, क्योंकि उन्हें डर था कि इजराइल परमाणु बम बना लेगा। यानी किसी देश के परमाणु हथियार बनाने की संभावना मात्र ही एक प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक को ट्रिगर कर सकती है और एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध को जन्म दे सकती है। और अगर हथियार बन भी जाएं, तो भी शांति की कोई गारंटी नहीं है। 1999 के कारगिल युद्ध का उदाहरण इसका सबसे बड़ा सबूत है। बिल्कुल, पाकिस्तान ने अपनी नवनिर्मित परमाणु छतरी के नीचे बैठकर पारंपरिक सैन्य आक्रामकता दिखाई। उन्हें लगा कि परमाणु हथियारों की मौजूदगी के कारण बड़ा पलटवार नहीं होगा। ये दिखाता है कि परमाणु हथियार युद्ध को रोकने के बजाय देशों को आक्रामकता के लिए ज्यादा उकसा सकते हैं। इसके बाद कोरियाई युद्ध 1950 का वो उदाहरण आता है जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। माओ त्से-तुंग वाला उदाहरण। हाँ, उस समय अमेरिका के पास परमाणु हथियार थे और उसने चीन को इनका इस्तेमाल करने की धमकियां भी दी। लेकिन माओ का रवैया क्या था? उन्होंने परमाणु हथियारों को महज कागजी शेर कहकर खारिज कर दिया। उनका स्पष्ट मानना था कि असली ताकत हथियारों में नहीं, लोगों की इच्छा शक्ति में होती है। माओ का ये कागजी शेर वाला नजरिया आज ईरान को समझने के लिए सबसे सटीक फ्रेमवर्क है। क्योंकि हम ईरान के नेतृत्व का विश्लेषण शीत युद्ध के धर्मनिरपेक्ष सोवियत संघ की तरह नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। सोवियत नेताओं का मुख्य लक्ष्य अपना और अपनी सत्ता का भौतिक अस्तित्व बचाना था। लेकिन ईरान की विचारधारा पूरी तरह से अलग है। वहाँ शहादत का जो विचार है वो इमाम हुसैन और करबला के युद्ध से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसा वैचारिक ढांचा है जहाँ पीछे हटने या आत्मसमर्पण करने को सबसे बड़ी हार माना जाता है। ऐसे नेतृत्व के लिए परमाणु हमले का खतरा भी उन्हें शायद ही डरा पाए। अगर वे ये मानते हैं कि उनका संघर्ष एक धार्मिक कर्तव्य है, तो म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन जैसे पश्चिमी सिद्धांत उनके सामने काम नहीं करते। तो एक तरफ वो विचारधारा है जो किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं, और दूसरी तरफ पश्चिमी देश हैं जो सैन्य
सैन्य ताकत के दम पर ईरान को रोकना चाहते हैं। ऐसे में अगर हम आज यानी फरवरी 2026 की स्थिति पर वापस लौटें, तो कूटनीति और युद्ध के इस गतिरोध में क्या चल रहा है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतनी भारी सैन्य धमकियों और विमान वाहक पोतों की तैनाती के बावजूद पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। जिनेवा और मस्कट में बैक चैनल वार्ताएं। हाँ, अमेरिका की मांगे बहुत ही सख्त हैं। वे चाहते हैं कि ईरान अपना 400 किलोग्राम 60% तक संवर्धित यूरेनियम सौंप दे और हिजबुल्ला और हमास जैसे गुटों का समर्थन तुरंत बंद करे। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागिची और अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ के बीच वार्ता का प्रस्ताव भी है। लेकिन ईरान का रवैया इस समय एक बहुत ही खतरनाक विरोधाभास पेश कर रहा है। कैसे? एक तरफ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन कूटनीतिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और वार्ताओं को उत्साहजनक बता रहे हैं, लेकिन जमीन पर तो कुछ और ही हो रहा है। बिल्कुल, ईरान की सेना हॉर्मूज जलडमरू मध्य में लाइव फायर ड्रिल कर रही है। यह वह संकरा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। ये कूटनीति के साथ साथ खुली ब्लैकमेलिंग है। इसे आप शक्ति प्रदर्शन भी कह सकते हैं। ईरान ये संदेश दे रहा है कि वो बातचीत की मेज पर तो है, लेकिन अगर उस पर हमला हुआ या उसकी अर्थव्यवस्था का गला घोंटा गया तो वो वैश्विक तेल आपूर्ति को ठप करके पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपने साथ डुबा देगा। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इन सभी स्रोतों को एक साथ रखकर देखने पर यह साफ है कि हम एक ऐसे ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठे हैं जो किसी भी तरफ फट सकता है। असल मतलब ये है कि ये संकट बहुआयामी हो चुका है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल अपनी सैन्य शक्ति से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कुचलने पर आमादा है, और दूसरी तरफ 4 करोड़ प्रदर्शनकारियों के आंतरिक दबाव के बावजूद ईरान का शासन पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये सिर्फ मध्य पूर्व के वर्चस्व की लड़ाई नहीं है, ये लाल सागर की सुरक्षा, वैश्विक शिपिंग, होर्मुज से गुजरने वाले तेल और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक बहुत बड़ा संयुक्त संकट है। स्रोतों के इस विस्तृत विश्लेषण से एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने आती है। 1981 में इराक के ओसिराक रिएक्टर पर हमले या 2025 में ईरान पर हुए हमलों जैसी सैन्य कार्रवाइयों ने अक्सर इन देशों को अपने परमाणु कार्यक्रम को और भी तेजी से विकसित करने के लिए प्रेरित किया है। हाँ, इतिहास तो यही बताता है। ऐसे में इस गहन चर्चा को समाप्त करते हुए एक बहुत ही गंभीर सवाल पैदा होता है। वो क्या? यदि सैन्य हमले किसी देश के परमाणु बम बनाने के संकल्प को और अधिक मजबूत कर देते हैं और कूटनीति केवल अविश्वास के कारण विफल हो जाती है, तो क्या दुनिया अनजाने में उन्हीं देशों को उस परमाणु कगार की ओर धकेल रही है जिससे वो उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है? ये वाकई एक बहुत गहरा और परेशान करने वाला सवाल है। इस विचारोत्तेजक सवाल पर खुद विचार करने की बारी अब श्रोताओं की है। आज की हमारी इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमारी नजर स्थिति पर बनी रहेगी।